कभी सोचा है कि हम सब अपने परिवारों में किसी ना किसी की तरह क्यों दिखते हैं? किसी की आंखें अपनी माँ पर जाती हैं तो किसी के बाल अपने पिता की तरह होते हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन ये भी सच है कि हम अपने माता पिता की कार्बन कॉपी तो नहीं होते। बिल्कुल नहीं। हम एक अनोखा मिश्रण होते हैं, एक यूनिक मिक्स। तो सवाल यह है कि ये होता कैसे है? कौन तय करता है कि हमें कौन सा गुण मिलेगा और कौन सा नहीं? और यहीं से जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी की दिलचस्प दुनिया शुरू होती है। जेनेटिक्स? हाँ, ये समझने का विज्ञान कि हमारे गुण, जिन्हें ट्रेट्स भी कहते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सफर कैसे करते हैं। इसी सफर को इनहेरिटेंस कहा जाता है। इनहेरिटेंस। और जो अंतर हमें हर पीढ़ी में दिखाई देते हैं वही वेरिएशन है। अच्छा। आज की हमारी बातचीत इसी पहेली को सुलझाने के बारे में है, क्यों हम एक जैसे भी हैं और अलग भी। तो चलिए इस कहानी की जड़ों तक चलते हैं। जी। और इसकी जड़ें जुड़ी हैं एक ऐसे इंसान से जिन्हें आज हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल। सुना है उन्होंने मटर के पौधों पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे? हाँ, और वो कोई छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स नहीं थे। मेंडल ने लगभग 7 साल तक हजारों मटर के पौधों पर काम किया। 7 साल? जी। और उनका मटर के पौधे चुनना भी कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक बहुत सोचा समझा फैसला था। अच्छा। ऐसा क्या खास था मटर के पौधों में? कई बातें थीं। एक तो उनमें कई ऐसे गुण थे जिनके सिर्फ 2 ही रूप थे, बिना किसी बीज की स्थिति के। जैसे पौधा या तो लंबा होगा या बौना। हाँ। बीज या तो गोल होगा या झुर्रीदार। इसे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कहते हैं। ठीक है। दूसरा, उनमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर आसानी से क्रॉस पॉलिनेशन भी कराया जा सकता था। मतलब उन पर पूरा कंट्रोल था। और सबसे जरूरी, उनका जीवन चक्र बहुत छोटा था, जिससे वो कम समय में कई पीढ़ियों के नतीजों को स्टडी कर सकते थे। ठीक है, तो उन्होंने किया क्या? उनका सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट कौन सा था? उनका क्लासिक एक्सपेरिमेंट है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। उन्होंने एक शुद्ध लंबा पौधा लिया और उसका क्रॉस एक शुद्ध बौने पौधे से करवाया। एक लंबा और एक बौना। हाँ। अब उस समय की सोच के हिसाब से बच्चे में दोनों माता पिता के गुणों का मिश्रण होना चाहिए था। शायद बीच की हाइट का कोई पौधा मिलना चाहिए था। हाँ, जैसे लाल और सफेद रंग मिलाकर गुलाबी बन जाता है। हाँ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं। हैरानी की बात ये थी कि पहली पीढ़ी, जिसे हम F1 जनरेशन कहते हैं, उसमें सारे के सारे पौधे लंबे थे। सारे? सबके सब। बौनेपन का गुण जैसे कहीं गायब ही हो गया हो। एक मिनट, तो बौनापन वाला गुण पूरी तरह खत्म हो गया या वो बस कहीं छिप गया था? मुझे ये हिस्सा थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। बेहतरीन सवाल, और यही मेंडल की जीनियस थी। उन्होंने सोचा, चलो देखते हैं। उन्होंने F1 पीढ़ी के लंबे पौधों का आपस में सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। अच्छा, उन्हीं का आपस में? हाँ। और दूसरी पीढ़ी यानी F2 जनरेशन में वो बौने पौधे फिर से सामने आ गए। अरे! और सिर्फ सामने नहीं आए, बल्कि एक खास अनुपात में आए। हर 3 लंबे पौधों के लिए लगभग एक बौना पौधा था। एक 3.1 का रेशियो। कमाल है। तो इसका मतलब वो बौनेपन का गुण खत्म नहीं हुआ था, बस छिपा हुआ था। एग्जैक्टली। और ये एक बहुत बड़ी खोज थी। उस समय लोग मानते थे कि माता पिता के गुण बच्चों में ऐसे घुल मिल जाते हैं जैसे दूध में पानी। इसे ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस कहते थे। ब्लेंडिंग। लेकिन मेंडल ने साबित किया कि ऐसा नहीं है। गुण असल में फैक्टर्स के रूप में आते हैं जो अपनी पहचान बनाए रखते हैं, भले ही वो कुछ समय के लिए दिखाई न दे। और इन्हीं फैक्टर्स को आज हम जीन्स कहते हैं। बिल्कुल। इसी एक आइडिया ने बायोलॉजी की पूरी दिशा बदल दी। तो ये जीन्स काम कैसे करते हैं? यहीं पर वो जीनोटाइप और फिनोटाइप वाले कॉन्सेप्ट्स आते हैं। बिल्कुल। इसको ऐसे समझिए, जीनोटाइप किसी डिश की रेसिपी है जो बताती है कि अंदर क्या क्या डाला गया है। रेसिपी, ठीक है। और फिनोटाइप वो असल डिश है जो बनकर तैयार हुई, जिसे हम देख और चख सकते हैं। अच्छा। मेंडल के केस में पौधे की लंबाई के जीन के 2 रूप थे, जिन्हें हम एलील्स कहते हैं। एक लंबेपन के लिए, जिसे हम कैपिटल T से दिखाते हैं, और एक बौनेपन के लिए स्मॉल t। तो F1 पीढ़ी के पौधों की रेसिपी यानी जीनोटाइप में लंबेपन वाला T भी था और बौनेपन वाला T भी। हाँ। लेकिन दिखने में यानी फिनोटाइप में वो सिर्फ लंबे थे। सही पकड़े। और यहीं से डोमिनेंट और रिसेसिव का आइडिया आया। डोमिनेंट और रिसेसिव। लंबेपन वाला एलील T डोमिनेंट था, मतलब जब वो मौजूद होता है तो उसी की चलती है। और बौनेपन वाला एलील T रिसेसिव था। वो बेचारा तभी खुद को दिखा पाता है जब उसके साथ कोई डोमिनेंट एलील ना हो।
ठीक है, तो F1 पीढ़ी में पौनेपन का गुण छिपा हुआ था और F2 में वापस आ गया, लेकिन ये 3 लंबे और 1 बौने का अनुपात ही क्यों मिला? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई गणित है जिसे हम समझ सकते हैं? कोई इत्तेफाक नहीं, शुद्ध गणित और संभावना। अच्छा, और यहीं पर पनेट स्क्वायर हमारी मदद करता है। पनेट स्क्वायर? ये कोई जादू नहीं, बल्कि संभावनाओं का एक सरल नक्शा है। ये दिखाता है कि जब F1 पीढ़ी के 2 TT जीनोटाइप वाले पौधे क्रॉस करते हैं तो बच्चे में जीन्स के क्या-क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो ये हमें दिखाता है कि F2 पीढ़ी में 4 में से 1 संभावना TT यानी शुद्ध लंबे जीनोटाइप की है। सही। 2 संभावनाएं TT मतलब हाइब्रिड लंबे की हैं। और 1 संभावना TT यानी शुद्ध बौने की है। बिल्कुल, इसीलिए फिनोटाइप में हमें 3 लंबे पौधे दिखे, 1 TT और 2 TT वाले और 1 बौना पौधा TT वाला। तो 3.1 का रेशो बन गया। हाँ, और जीनोटाइप का रेशो 1:2:1 का बना। अच्छा, इन्हीं ऑब्जर्वेशंस के आधार पर मेंडल ने अपने 2 मशहूर नियम दिए। पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो हमने अभी समझा, ठीक है, और दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसका मतलब है अलग होना। ये मुझे हमेशा से बहुत दिलचस्प लगा है। ये नियम कहता है कि एलील्स कभी आपस में मिक्स या ब्लेंड नहीं होते। मिक्स नहीं होते? नहीं। जब गैमीट्स यानी रिप्रोडक्टिव सेल्स बनते हैं तो हर जीन के 2 एलील एक दूसरे से अलग हो जाते हैं या सेग्रीगेट हो जाते हैं। हर गैमेट को दोनों में से सिर्फ एक ही एलील मिलता है। अच्छा, यही कारण है कि F1 जनरेशन में छिपा हुआ बौनेपन का गुण T F2 में फिर से शुद्ध रूप TT में सामने आ पाता है। वो अपनी पहचान खोता नहीं है, बस कुछ समय के लिए दब जाता है। लेकिन क्या असल जिंदगी में चीजें इतनी साफ होती हैं? क्या हमेशा एक ही जीन एक गुण को कंट्रोल करता है? और क्या हमेशा एक एलील दूसरे पर इतना हावी हो जाता है? जैसे इंसानी कद, ये तो इतना कॉम्प्लेक्स लगता है। इसे सिर्फ एक T या T से तो नहीं समझा सकते। आप बिल्कुल सही जगह पे सवाल उठा रहे हैं। मेंडल ने जो नींव रखी वो शानदार थी, लेकिन कहानी वहां खत्म नहीं होती। अच्छा, असल में यहीं से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। मेंडल के बाद के वैज्ञानिकों ने पाया कि इनहेरिटेंस हमेशा इतना सीधा नहीं होता। तो मेंडल के नियमों के अपवाद भी हैं? बहुत सारे। पहला है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसका सबसे अच्छा उदाहरण स्नैपड्रैगन नाम का एक फूल है। जब आप एक शुद्ध लाल फूल RR का एक शुद्ध सफेद फूल RR से कराते हैं तो F1 पीढ़ी लाल होनी चाहिए। मेंडल के नियम के हिसाब से तो हाँ, लेकिन यहाँ सारे फूल गुलाबी RR रंग के मिलते हैं। अरे वाह, मतलब ना तो लाल जीत पाया न सफेद, दोनों ने मिलकर एक बीच का रास्ता निकाल लिया, गुलाबी। सही कहा। और फिर इससे भी एक कदम आगे है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम इंसानों का ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है। ब्लड ग्रुप के लिए जो जीन होता है उसके एक एलील IA से A टाइप बनता है और IB से B टाइप। ये दोनों ही डोमिनेंट है। दोनों डोमिनेंट। तो जब ये दोनों एक साथ किसी में आ जाएं, तब क्या होता है? कौन जीतता है? कोई नहीं, वो कोएग्जिस्ट करते हैं। कोएग्जिस्ट? हाँ, जब किसी का जीनोटाइप IA IB होता है तो उसका ब्लड ग्रुप AB होता है। हाँ। उसके रेड ब्लड सेल्स की सतह पर A टाइप का मार्कर भी होता है और B टाइप का भी। हाँ। दोनों बराबर खुद को एक्सप्रेस करते हैं। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। तो अगर मैं इसे ठीक से समझूं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस लाल और सफेद रंग मिलाकर गुलाबी बनाने जैसा है, एक ब्लेंड। जबकि कोडोमिनेंस एक जेब्रा की तरह है, जिस पर काली और सफेद धारियां दोनों साफ साफ साथ में दिखती हैं। क्या बेहतरीन एनालॉजी है, बिल्कुल सही। अच्छा। और ABO ब्लड ग्रुप एक और कॉन्सेप्ट का भी उदाहरण है, मल्टीपल एलील्स। मल्टीपल एलील्स? मेंडल के प्रयोगों में हर जीन के सिर्फ 2 ही रूप थे, T और T या R और R। लेकिन ब्लड ग्रुप के मामले में आबादी में एक ही जीन के 3 एलील मौजूद हैं, IA, IB और I, जिससे O ब्लड ग्रुप बनता है। तो एक ही जीन के 3 ऑप्शन है? हाँ, किसी एक इंसान में तो इनमें से कोई 2 ही हो सकते हैं, लेकिन पूरी आबादी में विकल्पों का एक बड़ा पूल है। इससे वेरिएशन और भी बढ़ जाता है। हमने जीन्स की बात की, एलील्स की बात की, लेकिन ये सब शरीर में असल में होते कहाँ हैं? इनका फिजिकल एड्रेस क्या है? इनका एड्रेस है क्रोमोसोम्स। जीन्स क्रोमोसोम्स पर मोतियों की तरह पिरोए होते हैं जो हर सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स पर? जी। थॉमस हंट मॉर्गन नाम के एक वैज्ञानिक ने फ्रूट फ्लाई पे काम करके ये साबित किया।
उन्होंने ये भी देखा कि जो जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर मौजूद होते हैं वो एक साथ अगली पीढ़ी में जाने की कोशिश करते हैं। मतलब एक ही टीम में? हाँ, एक तरह से इसे लिंकेज कहते हैं। तो ये तो एक तरह की पैकेज डील हो गई। अगर दो जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर पास पास हैं तो वो विरासत में एक साथ ही जाएंगे। ज्यादातर ऐसा ही होता है। इसे ऐसे सोचिए कि एक क्रोमोसोम एक बस है और जीन्स उस पर बैठे यात्री। जो यात्री एक ही बस में है वो एक साथ ही अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। ठीक है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। और वो ट्विस्ट क्या है? वो ट्विस्ट है रिकॉम्बिनेशन। जब गैमेट्स बन रहे होते हैं तो कभी कभी क्रोमोसोम्स के जोड़े आपस में कुछ हिस्सों की अदला बदली कर लेते हैं। अदला बदली? हाँ, इस प्रक्रिया को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ये ऐसा है जैसे दो बसें एक दूसरे के बगल से गुजरें और कुछ यात्री एक बस से उतरकर दूसरी बस में चढ़ जाएं। अच्छा। इससे जीन्स के नए कॉम्बिनेशन बनते हैं जो पहले माता पिता में मौजूद नहीं थे। तो ये तो एक तरह की रस्साकशी हुई। लिंकेज जीन्स को एक ही टीम में रखना चाहता है, लेकिन रिकॉम्बिनेशन टीम के खिलाड़ियों को बदलकर नए कॉम्बिनेशन बनाना चाहता है। बिल्कुल। क्या इसी वजह से भाई बहनों में इतनी विविधता दिखती है, भले ही उनके माता पिता एक ही हो? आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली। लिंकेज हमें हमारे पुरखों जैसा बनाता है, लेकिन रिकॉम्बिनेशन हमें उनसे अलग और यूनिक बनाता है। ये जेनेटिक कार्ड्स को लगातार फेंटने जैसा है ताकि हर बार एक नई बाजी सामने आए। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन मौजूदा जेनेटिक कार्ड्स को फेंटकर नए हाथ बना रहा है, लेकिन इस खेल में नए कार्ड्स आते कहां से हैं? मतलब वेरिएशन का सबसे बुनियादी स्रोत क्या है? अब हम जेनेटिक्स के दिल में उतर रहे हैं। नए कार्ड्स या कहें कि नई जेनेटिक जानकारी का स्रोत है म्यूटेशन। म्यूटेशन हमारे डीएनए के सीक्वेंस में होने वाला एक स्थायी बदलाव है। इसे आप जेनेटिक कोड में एक टाइपिंग एरर या टाइपो की तरह समझ सकते हैं। और म्यूटेशन शब्द सुनते ही दिमाग में खतरनाक बीमारियां या सुपर हीरो मूवीज आती हैं। क्या ये हमेशा ऐसा ही होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ज्यादातर म्यूटेशंस या तो न्यूट्रल होते हैं जिनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर थोड़े हानिकारक होते हैं। अच्छा। लेकिन यही म्यूटेशन वेरिएशन का कच्चा माल है जिस पर विकास यानी इवोल्यूशन काम करता है। कभी कभी कोई म्यूटेशन फायदेमंद भी साबित हो सकता है, लेकिन कुछ म्यूटेशंस जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह भी बनते हैं। और ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स कितने तरह के होते हैं? मोटे तौर पर हम इन्हें दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहले है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, जो एक सिंगल जीन में म्यूटेशन की वजह से होते हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया या हीमोफीलिया। तो एक जीन में एक छोटा सा टाइपो। हाँ, और वो इतनी बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। इनका इनहेरिटेंस पैटर्न मेंडल के नियमों की तरह ही होता है। और दूसरी कैटेगरी? दूसरी है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ये तब होते हैं जब गड़बड़ी जीन के लेवल पर नहीं बल्कि पूरे क्रोमोसोम के लेवल पर हो, जैसे किसी क्रोमोसोम की पूरी कॉपी ही कम या ज्यादा हो जाए। मतलब बहुत बड़ी गड़बड़ी। जी। इसका एक जाना माना उदाहरण है डाउन सिंड्रोम, जिसमें क्रोमोसोम नंबर 21 की 2 की जगह 3 कॉपियां होती हैं। ये एक छोटे टाइपो जैसा नहीं बल्कि किताब का पूरा एक चैप्टर ही डुप्लीकेट हो जाने जैसा है। तो हमने मेंडल के सीधे साधे मटर के पौधों से शुरुआत की और जीन्स, लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन और म्यूटेशन की जटिल दुनिया तक पहुंच गए। काफी लंबा सफर रहा। ये सफर हमें बताता है कि इनहेरिटेंस कुछ सरल नियमों से शुरू तो होता है, लेकिन उसमें इतनी परतें और अपवाद हैं कि नतीजा हमेशा हैरान करने वाला होता है। बिल्कुल। और ये हमें हमारे शुरुआती सवाल का जवाब भी देता है। हम अपने माता पिता का मिश्रण इसलिए हैं क्योंकि हमें उनसे जीन्स मिलते हैं। सही है। लेकिन हम उनकी कॉपी इसलिए नहीं है क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, रिकॉम्बिनेशन और म्यूटेशन जैसे मैकेनिज्म लगातार जेनेटिक वेरिएशन पैदा करते रहते हैं। अंत में कोई ऐसा विचार है जो हमारे सुनने वालों को इस विषय पर और सोचने के लिए मजबूर करे? हाँ, अभी तक हमने ज्यादातर उन गुणों की बात की जिन्हें 1 या 2 जीन्स कंट्रोल करते हैं। लेकिन इंसानों में त्वचा के रंग, कद या इंटेलिजेंस जैसे गुणों के बारे में सोचिए। इन्हें कोई एक जीन कंट्रोल नहीं करता, बल्कि सैकड़ों या हजारों जीन्स मिलकर कंट्रोल करते हैं। सैकड़ों जीन्स? हाँ, इन्हें पॉलीजेनिक ट्रेट्स कहते हैं। और इन पर सिर्फ जीन्स का ही नहीं बल्कि हमारे माहौल, हमारी परवरिश, हमारे खानपान का भी गहरा असर पड़ता है। अच्छा, तो मतलब सिर्फ जीन्स ही सब कुछ नहीं है? एग्जैक्टली। ये इस बात की ओर इशारा करता है कि हमारी जेनेटिक रूपरेखा शायद पत्थर की लकीर नहीं है,
बल्कि ये हमारे आसपास की दुनिया के साथ लगातार संवाद में रहती है। तो फिर नेचर बनाम नर्चर की जो सदियों पुरानी बहस है, उसके बारे में ये क्या कहता है? शायद ये कि सवाल नेचर या नर्चर का नहीं, बल्कि नेचर और नर्चर के खूबसूरत डांस का है।